तो अब टाइम सुबह के 9:05 हो रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टाटा नैनो। टाटा नैनो खरीदने के क्या फायदे और क्या नुकसान है 2024 में अगर आप खरीदते हो एक सेकेंड हैंड टाटा नैनो अपने लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा था मेरे पास कि भैया टाटा नैनो के फायदे बता दो और नुकसान बता दो। कोई फायदे पूछ रहा था, कोई नुकसान पूछ रहा था, तो दोनों ही चीजें बता दूंगा आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में। तो सबसे पहला फायदा तो इसका है कि इसकी माइलेज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर आप पेट्रोल में भी बात करो तो 20 के आसपास की माइलेज दे देगी आपको, और अगर आप सीएनजी में लेते हो तो 30-35 तक की माइलेज भी दे देती है आराम से। बाकी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा माइलेज है इसकी, मारुति की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दे देती है इतनी माइलेज आराम से, पर यह है कि इसकी भी ठीक है माइलेज, इतनी ज्यादा कम नहीं है। नेक्स्ट प्रो है इसका कि ये बहुत ज्यादा लो मेंटेनेंस कार है, तो इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज्यादा कम है, इतना ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। और इसकी सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होती है और 2,000 से 2,500 के बीच में हो जाती है, मतलब 2,000 रुपए से 2,500 के बीच में हो जाती है। तो इसीलिए ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसकी सर्विस, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में हो जाती है, बाइक से भी सस्ती है एक तरह से ये लगा लो। बाइक की भी सर्विस आप कराते हो ना अपाची की, तो 1,500 रुपए के आसपास होती है और वो भी 3,000 किलोमीटर में होती है। इसकी 2-2,500 में होती है लेकिन 10,000 किलोमीटर में होती है। एक बार सर्विस करा दो फिर 1 साल की छुट्टी, 1 साल आराम से चलाओ इसे जितना मर्जी। वैसे बहुत सारे लोगों को इसके लुक्स पसंद नहीं आते, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते। मेरे को तो इसके लुक्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगते हैं, बस जो इसका CX वाला वेरिएंट है उसके लुक्स इतने ज्यादा मेरे को पसंद नहीं आते, पर ये वाला जो LX वाला वेरिएंट है इसके लुक सही लगते हैं, और जो इससे ऊपर के मॉडल है उनके भी मस्त लगते हैं। CX मेरे को इसलिए पसंद नहीं आती, एक तो उसमें ब्लैक कलर के बम्पर आते हैं जो कि मेरे को देखने में बेकार लगते हैं, दूसरा उसमें स्पॉइलर नहीं आता, और तीसरा उसमें फॉग लाइट्स नहीं आती। अगला प्रो है इसका कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में। अगर आप इसके स्पेयर पार्ट्स खरीदते हो तो इतने ज्यादा महंगे नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ते मिलते हैं। अगला इस गाड़ी का फायदा है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया फायदा है, वो है इसका छोटा साइज। तो छोटा साइज होने की वजह से इसमें बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं, जैसे कहीं से भी निकल जाती है, पतले रास्तों से निकल जाती है, ट्रैफिक में चलाना बहुत इजी है इसे, छोटे से रास्ते में यू टर्न हो जाती है, आराम से घूम जाती है, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए जो इसका स्मॉल साइज है वो बहुत ही ज्यादा फायदे वाली चीज है। वैसे ये बनी ही इस चीज के लिए थी, ये एक माइक्रो कार है, छोटी सी कार जिसे आप कहीं भी चला सकते हो आराम से ट्रैफिक वगैरह में। अब बढ़ते हैं अगले फायदे की तरफ, और वो है इसकी हाइट। तो इसकी हाइट है वो बहुत ज्यादा, अगर आप कंपेयर करोगे अल्टो से, ये गाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची है। अगर आपके बगल में कोई नॉर्मल ऊंची गाड़ी भी आती है ना तो आपको ऐसा नहीं लगता आप बहुत ज्यादा नीचे बैठे हो, छोटी गाड़ी में बैठे हो, तो इसके अंदर आपको फील आता है कि आप वैगनार जैसी गाड़ी में बैठे हो, वैगनार के बराबर ही ऊंची है ये। और बाकी आप इसमें हेडरूम देखो कितना ज्यादा है, एक हाथ आ जाएगा और दूसरा हाथ भी आ जाएगा, इतना ज्यादा आपको इसमें हेड स्पेस मिलता है। और जो मेरी हाइट है वो है 5.7, 5 फुट 7 इंच। बाहर से देखने में गाड़ी छोटी लगती है लेकिन अंदर इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। तो अगला फायदा इसका ये भी है कि इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करोगे ना अल्टो से, तो अल्टो से भी बहुत ज्यादा स्पेस है इसमें, बाहर से देखने में छोटी लगती है लेकिन अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेस है, आराम से 4 लोग कंफर्टेबली बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ आगे वाली सीटों में स्पेस ज्यादा है, पीछे वाली सीटों में भी बहुत ज्यादा स्पेस है, भर भर के कंपनी ने स्पेस दे रखा है इसमें। तो स्पेस की तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, इस कार में आपको भर भर के स्पेस मिलेगा। और बहुत लोगों को इस चीज में विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इस गाड़ी में इतना स्पेस मिलता है, तो वो एक बार अल्टो में बैठ के देखना और इसमें बैठ के देखना, तो आपको पता चल जाएगा किस में कितना स्पेस है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अल्टो से ज्यादा अच्छी है, अल्टो भी बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मैं स्पेस के मामले में बात कर रहा हूँ। अगला जो फायदा इसमें मिलता है वो है इसका AC। तो इस गाड़ी में आपको AC मिलता है जो कि अच्छा खासा ठंडा कर देता है गाड़ी को। तो अब खुद ही वो लगा लो, इतनी सस्ती गाड़ी में जिसमें आपको एक स्कूटी भी नहीं मिलती, उसमें आपको AC मिल रहा है, आप गर्मी से बचोगे, बारिश से बचोगे, ठंड से बचोगे, हर चीज से बचोगे, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। अगली मेरे को इसमें बढ़िया चीज लगती है वो इसका डुअल टोन इंटीरियर। वैसे अगर आप CX वाला मॉडल लोगे तो उसमें आपको डुअल टोन इंटीरियर नहीं मिलता, और अगर आप इसके ऊपर वाला मॉडल लोगे ना 15-16 के बाद, तो अंदर मेरे ख्याल से ब्लैक सी थीम कर दी थी इन्होंने, लेकिन मेरे को ये डुअल टोन वाला वेरिएंट इसका बढ़िया लगता है जैसा मेरे पास है। तो इसकी वजह से ना वीडियोस में गाड़ी थोड़ी प्रीमियम सी लगती है देखने में, पता नहीं क्यों। जो ग्रे सा इंटीरियर होता है वो इतना प्रीमियम सा नहीं लगता देखने में, लेकिन ये वाला इंटीरियर देखने में बढ़िया लगता है। और उसके अलावा इसमें पावर विंडोज मिल जाती है आपको, जिससे आप बटन दबा के शीशे ऊपर नीचे कर सकते हो। और हाँ, एक और फायदा याद आया इसका जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो उस टाइम पे भी टाटा ने इसमें बहुत ज्यादा मस्त बिल्ड क्वालिटी दे रखी है। इसका बोनट ना इतना सा है, इतना सा, लेकिन उसको उठाओगे ना इतना भारी है, इतना भारी है, मारुति की बड़ी बड़ी गाड़ियों को फेल कर दे वो वेट के मामले में। तो बहुत ही ज्यादा हार्ड मेटल का यूज किया गया है इस गाड़ी को बनाने में। वैसे तो इस गाड़ी में रस्टिंग बहुत ज्यादा लग जाती है, पर यह कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है इसकी। अगर आप 2013-12 मॉडल लेते हो ना टाटा नैनो का, तो बहुत ही कम आपको ऐसी कार मिलेगी जिसमें रस्टिंग ना हो।
वैसे मेरे को मिली थी एक, लेकिन उस टाइम तक मैंने ये वाली खरीद ली थी, तो इसीलिए मैं उसे नहीं खरीद पाया, वरना उसे ही खरीदता। पर ये कि बहुत कम आपको टाटा नैनो ऐसी मिल पाती है, 13, 12, 10 मॉडल जिनमें रस्टिंग ना हो। तो बस यही सारे प्रोज हैं इस गाड़ी के, फायदे हैं इस गाड़ी को लेने के। अगर आप खरीदते हो अभी के टाइम पे सेकंड हैंड एक टाटा नैनो अपने लिए, तो ये सारे फायदे मिल जाएंगे आपको। तो फायदे तो पता चल चुके हैं आपको, अब बात करते हैं नुकसान की कि क्या क्या इसमें कॉन्स मिलते हैं आपको। और उसमें सबसे पहली चीज आती है स्टेबिलिटी। तो जब इसे आप हाईवे पे लेके निकलते हो ना, तो ये लगा लो 70 के बाद इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम सी रहती है। 60-70 में तो सही चल जाती है आराम से, 60 में चलाओ, 70 में चलाओ, उसके ऊपर भी चली जाती है, 90 तक, 100 तक भी चली जाती है, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। और आप हल्का सा भी अगर ज्यादा आपने स्टीयरिंग काट दिया तो गाड़ी पलट सकती है आपकी। तो इसलिए टर्न्स आते हैं ना, तो उनमें इसका खासकर ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड थोड़ी स्लो करके मोड़ो। अगर हाई स्पीड में आपने ज़्यादा टर्न ले लिया तो गाड़ी पलट सकती है आपकी बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये एक ऊंची गाड़ी है, टॉल बॉय डिजाइन है इसका, और ऊपर से टायर छोटे हैं, पतले टायर हैं, तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती इसको रोड पे। वैसे तो सिटी के लिए बनी है ये गाड़ी, लेकिन हाईवे पे भी चल जाती है, पर इसे ज्यादा स्पीड में अगर आप टर्न में मोड़ दोगे तो पलट सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा आराम आराम से ही चलाना इसे। दूसरी चीज है इसका स्टीयरिंग। तो जो मेरी वाली टाटा नैनो है ना, इसके स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग नहीं है, नॉर्मल मैनुअल स्टीयरिंग है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। जब गाड़ी चलती है तब तो थोड़ा लाइट हो जाता है, पर इतना भी लाइट नहीं होता कि एक ही हाथ से चल जाए, दोनों हाथ लगाने पड़ जाते हैं इंसान को। लेकिन ये कि आगे जाके नैनो ने ये दिक्कत ठीक कर दी थी। अगर आप 15 मॉडल लेते हो, उससे ऊपर का मॉडल लेते हो, तो उसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, तो वो एक हाथ से ही चल जाता है आराम से, लेकिन उससे पहले नहीं मिलता था। जो मेरा है वो 2013 मॉडल है ना, LX, तो इसमें आपको नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है, मैनुअल, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है घुमाने में, और जब गाड़ी खड़ी रहती है तब तो और ज्यादा हार्ड हो जाता है ये। लेकिन अब तो आदत हो गई है मेरे को इसको चलाने की, तो मेरे को ठीक लगता है, इतना ज्यादा बेकार नहीं लगता। अगली इसमें थोड़ी खराब चीज है, वो है इसकी पावर। तो जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि ये 60-70 तक ही ठीक चल पाती है। तो अगर आप एक ऐसी बाइक चलाते हो ना जो 160 सीसी की है, 200 सीसी की है, तो आपको इस कार की पावर ना बहुत ज्यादा कम लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कितनी धीरे चल रही है कार, इससे तेज तो मेरी बाइक ही चल लेती है। तो एक ये भी दिक्कत है इसमें। लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए ठीक है जो स्कूटर चलाते थे, तो एक तरह से ना स्कूटर के बराबर ही पावर है, स्कूटर से थोड़ी सी ज्यादा होगी। बस ये है कि स्कूटर 80-90 से ऊपर नहीं जाता, ये चली जाती है 105 तक। लेकिन अगर आप एक एंटॉर्क जैसा स्कूटर लोगे तो वो तो चला जाता है 105 तक, तो इसमें उतनी पावर है। ओला भी चली जाती है, वो तो 115 चली जाती है, 115-120 तक, ओला S1 Pro। तो उतनी पावर लगा लो, इसमें उतनी मिलेगी आपको, ऐसे नॉर्मल कार जैसी पावर नहीं मिलेगी, अल्टो जैसी पावर नहीं मिलेगी इसमें। अगली चीज है जो इसमें बूट स्पेस है वो भी इतना ज्यादा नहीं मिलता, ऊपर से मेरी डिक्की भी नहीं खुलती है पीछे से। इसके बाद वाले मॉडल में तो खुलने लग गई थी, लेकिन मेरे वाले मॉडल में नहीं खुलती, तो सीट फोल्ड करके फिट सामान रखना पड़ता है। तो ये लगा लो 2-3 बैग आ जाते हैं आराम से, तो इसलिए बस इतनी जगह मिलती है कि 2-3 बैग आ जाए, और ठीक है इतनी चल जाता है काम। नहीं तो आगे पीछे रख लो, आगे सीट में रख लो। मेन जो ये कार बनाई थी ना, वो 2 व्हीलर को 4 व्हीलर में कन्वर्ट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन वही है 2 व्हीलर वाले कन्वर्ट हो नहीं पाए 4 व्हीलर में, और ना वो कभी हो पाएंगे, क्योंकि 2 व्हीलर के यार अपने फायदे हैं। जो काम हम 2 व्हीलर से कर सकते हैं वो 4 व्हीलर से कभी भी नहीं कर सकते, और खासकर दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। जहाँ पे 2 व्हीलर में 1 घंटा लगता है, वहाँ 4 व्हीलर में 2 घंटे लग जाते हैं, तो इतना टाइम थोड़ी ना है किसी के पास। अगली इसमें दिक्कत है वो है पार्ट्स अवेलेबिलिटी की। तो पार्ट्स इसके वैसे मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं मिल पाते, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको ढूंढने में, पार्ट्स को ढूंढने में। और अब आते हैं इसकी लास्ट दिक्कत में, वो है कि बहुत सारे ना जो मैकेनिक्स है वो मना कर देते हैं इसमें काम करने से, तो इसमें आपको मैकेनिक भी थोड़ा ढूंढना पड़ता है। और कई बार मैकेनिक काम करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या आ रही है गाड़ी में। जैसे कि मेरी गाड़ी में भी हो रहा है आजकल ऐसा, इसमें ना इंजन चेक लाइट जलती है, लेकिन कोई मैकेनिक पता ही नहीं लगा पा रहा है कि वो जलती क्यों है। तो इसलिए ये भी दिक्कत है इसमें टाटा नैनो में। ऊपर से जो इसके पार्ट्स है ना जो कंपनी ने लगा रखे हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड सी जगह पे लगा रखे हैं, मतलब कहीं भी फिट कर रखे हैं जहाँ पे पहुंचना मुश्किल सा हो जाता है लोगों के लिए। तो कुछ पार्ट इसमें खोलना भी पड़ता है ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसका एक्सल बूट रिपेयर करवाया था, तो उसे खोलने में बहुत टाइम लग गया। रिपेयर उन्होंने फटाफट कर दिया 10-15 मिनट में, लेकिन खोलने में और इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो जिसकी वजह से जिन मैकेनिक्स के पास काम होता है पहले से बहुत ज्यादा, वो मना कर देते हैं इसका काम करने से। हाँ, जिन मैकेनिक्स के पास काम नहीं होता, खाली बैठे रहते हैं, वो कर देते हैं इसका काम। तो जिन्होंने इसका एक्सल बूट रिपेयर करा था वो भी यही बोल रहे थे, जितनी देर में मैंने इस एक कार का काम किया इतने में 4 गाड़ियों का काम हो जाता है, और ऊपर से इस गाड़ी में पैसे भी कम लगते हैं, तो इसलिए उनका फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। टाइम ज्यादा दे रहे हैं वो और पैसे कम मिल रहे हैं। पर इन सब चीजों के बाद भी मैं बोलूंगा ये गाड़ी काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और बढ़िया है, मेरे को तो बढ़िया लगती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पता चल गए होंगे क्या क्या फायदे और नुकसान है टाटा नैनो के। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।